नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और इस वक्त की बड़ी खबर, विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के निर्णायक रुझान सामने आने लगे हैं। बिहार की बांकीपुर सीट पर प्रशांत किशोर निर्णायक बढ़त बना चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर एक बार फिर कांग्रेस को जीत मिली है और गुजरात की मांजलपुर सीट बीजेपी ने जीत ली है। तो 3 राज्य 3 सीटें, परिणाम आपको बता रहे हैं। बांकीपुर में जीत की ओर है प्रशांत किशोर, दतिया सीट पर कांग्रेस की जीत हुई है। आज सियासत की निगाहें देश के 3 उपचुनाव परिणामों पर टिकी। उन तीनों सीटों में गुजरात की मांजलपुर है, मध्य प्रदेश की दतिया है और बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट। गुजरात में बीजेपी का वर्चस्व बरकरार है, जबकि दतिया में कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने जीत हासिल कर ली है। उधर बिहार में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। बीजेपी की 31 साल पुरानी सीट पर प्रशांत किशोर की जीत करीब करीब तय। कुछ ही देर में बांकीपुर सीट के नतीजे भी आ जाएंगे, लेकिन वोटों का अंतर बता रहा है कि प्रशांत किशोर की जीत तय है। वहां सेलिब्रेशन शुरू हो गया है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो प्रशांत किशोर की जीत की आधिकारिक घोषणा होने में बस कुछ ही समय बचा है, क्योंकि कई राउंड गिनती खत्म हो चुकी है और अब किसी भी समय उनकी जीत का ऐलान हो सकता है। वहीं दतिया की सीट, नरोत्तम मिश्रा इस सीट से लड़ना चाहते थे, उन्हें टिकट नहीं मिला। उसके बाद बीजेपी इस सीट को हार गई है। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस के पास ये सीट गई है। वहीं दतिया सीट पर कांग्रेस की जीत, वहीं गुजरात में बीजेपी वापस जीती है। तो बड़ी खबर आपको बताऊं, बांकीपुर विधानसभा से बड़ी खबर है, प्रशांत किशोर की जीत लगभग तय है। सिर्फ 3 राउंड की गिनती बाकी है। 28 राउंड की गिनती पूरी हुई है। पीके 19,419 वोटों से आगे चल रहे हैं। बीजेपी के नीरज कुमार हार की ओर। नितिन नवीन की सीट पर यह उपचुनाव हुआ था। ये प्रशांत किशोर इस वक्त हमारे सामने और सम्राट चौधरी का नेतृत्व बिहार को स्वीकार्य नहीं है। ये प्रशांत किशोर इस वक्त हमारे सामने और सम्राट चौधरी का नेतृत्व बिहार को स्वीकार्य नहीं है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं। किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए। अच्छे आदमी को बनाइए ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया है। बाकी विधायक जीतना हारना ये तो राजनीति है, चलता रहता है। जिन लोगों ने मत दिया उनका धन्यवाद कर रहे हैं। जिन्होंने मत नहीं दिया है उनको यही कहेंगे कि आपसे आपका विश्वास जीतने के लिए और मेहनत और प्रयास करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार को अच्छा नेतृत्व मिलना चाहिए, बिहार सुधरना चाहिए और लोकसभा से पहले मोदी जी को, भाजपा को, अमित शाह जी को ये देखना चाहिए कि बिहार में कैसे बेहतरी हो, बिहार में बच्चों को रोजगार कैसे हो, पलायन कैसे बंद हो। एकमात्र यही उद्देश्य है। तो प्रशांत किशोर ने अपनी जीत को सामने देखते हुए पहला हमला एक बार फिर से सम्राट चौधरी पर किया है, बिहार में बीजेपी के नेतृत्व पर किया है और वो लगातार ऐसा करते आए हैं। अब इस सीट से उनकी जीत के मायने ज्यादा हैं। मैं आपको बता दूं कि बड़ी खबर कि मीसा भारती ने बांकीपुर की सीट पर वोटिंग को लेकर बड़ा बयान दिया है। मीसा भारती क्या कह रही हैं? मीसा भारती ने सीधे सीधे प्रशांत किशोर को बीजेपी से जोड़ दिया है। बांकीपुर पर मीसा भारती का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा ये तो बीजेपी के ही एजेंट हैं। बड़ी खबर आपको बता रही हूं, पीके ही बीजेपी के असली उम्मीदवार हैं। आरजेडी सांसद मीसा भारती हमारे साथ हैं। बांकीपुर बीजेपी का गढ़, राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पर उपचुनाव और बीजेपी हार गई, पीके जीत रहे हैं। क्या मैसेज है बांकीपुर का आपके लिए? देखिए, जो अभी बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है, मतलब मीडिया में और सब लोग ये जानते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वो सीट छोड़ी है। वहाँ से वो एमएलए थे और अभी वो केंद्र में आ गए हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। अभी भी वहाँ से जो सांसद हैं वो रविशंकर प्रसाद जी हैं वहाँ के। और इसके बावजूद बीजेपी उम्मीदवार की हार हो गई। लोग बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की हार हुई है। ये सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट था नीरज सिन्हा जी, उनकी तो हार जरूर हुई है, लेकिन असल में ये भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। कैसे? प्रशांत किशोर जी जो जीत रहे हैं
वो भारतीय जनता पार्टी के मदद से ही जीत रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं, और क्या आधार है आपका ऐसा कहने पे? क्योंकि पीके ने तो बीजेपी को उनके गढ़ में हराया है, ये चर्चा चल रही है। आप मुझे बताइए कि बीजेपी का सारा वोट बैंक कैसे ट्रांसफर हो गया प्रशांत किशोर जी पे, और आप वहां पे आप देखिए किस तरह से उम्मीदवार बार बार चेंज किया गया। आप गढ़ कहा जाता है, आप 30, 35, 40 सालों से वो वहां पे भारतीय जनता पार्टी के लगातार जो लोग रहे हैं वो जीतते आ रहे हैं। बीजेपी ने पीके को जिताया है, ये आप कह रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के ही उम्मीदवार, असली जो कैंडिडेट अगर कहा जाए तो प्रशांत किशोर जी हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो फिर ऐसे में ये सवाल उठता है कि आरजेडी जो, हालांकि वो सीट आप लोग नहीं जीतते थे, लेकिन फिर भी जो जैसा परफॉर्मेंस रहता था प्रदर्शन आरजेडी का, वैसा नहीं रहा। आप लोग तीसरे स्थान पे रहे और बहुत बुरा प्रदर्शन किया। क्या ये चिंता की बात है आरजेडी के लिए? बिल्कुल, किसी भी दल के लिए चिंता की बात है, लेकिन इसमें आप देखिए कि जो बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा था, आप वोटिंग परसेंटेज भी बहुत लो रहा, 34 के अराउंड कहीं पे रहा। और दूसरा कि लोग इतना उत्साह से उपचुनाव को नहीं लेते हैं, उत्साह के ऊपर के इतना चुनाव में नहीं जाते हैं। और भी बहुत सारे कारण हैं जो राष्ट्रीय जनता दल को इस पे बैठ करके देखने की आवश्यकता है। क्या आपको लगता है पीके चुनौती होंगे तेजस्वी के लिए बिहार की पॉलिटिक्स में? अब देखिए, पीके चुनौती तो नहीं होंगे, मुझे लगता है कि बांकीपुर की जनता के लिए ही प्रशांत किशोर जी चुनौती है, क्योंकि जिस तरह के उन्होंने बांकीपुर की जनता से वादा किया है, अब देखना होगा कि इन 4 सालों में वो कितने वादे उसमें से पूरे कर पाते हैं। और इस बीच आपको बताऊं कि मीसा भारती तो सीधे प्रशांत किशोर को बीजेपी का ही उम्मीदवार बता रही है, तो दूसरी बहन रोहिणी आचार्य ने पीके को बधाई दी है। ट्वीट करके कहा है कि जो लगातार लड़ता है जीत उसी की होती है, जो जनता से जुड़ा रहता है जीत उसी की है। ये जीत बीजेपी के विरोध की, विजेता को हार्दिक बधाई। तो रोहिणी आचार्य ने जो ट्वीट किया वो भी आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा ये लोकतंत्र की जीत है। तो लोगों के बीच लगातार संवाद बनाए रखा और इसीलिए ये जीत हासिल हुई है। उनका ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने लिखा है कि जीतने वाले को बधाई। अब आपको यह भी बताऊं कि बांकीपुर पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी का भी बयान आ गया है। वो कह रहे हैं कि जो रुझान आए सिर झुकाकर स्वीकार करेंगे, नतीजे की हम पूरी समीक्षा करेंगे। हमने बांकीपुर में विकास किया, आगे भी बांकीपुर हमारी प्राथमिकता रहेगी। जो चुनाव परिणाम के रुझान आए उसको हम सिर झुकाकर स्वीकार करते हैं और हम पूरी समीक्षा करेंगे। बांकीपुर के लोग हमारे हैं, हमसे अलग क्यों हुए इसकी भी हम समीक्षा करेंगे और पुनः बांकीपुर में जब से हमारी सरकार बनी है या उसके पहले हम लोगों ने वहाँ विकास किया है, अभूतपूर्व विकास हुआ और आगे भी बांकीपुर हमारी प्राथमिकता में रहेगा और बढ़ चढ़ कर वहाँ हम लोग काम करेंगे। और जो प्रत्याशी जीतने वाले उनको हम अग्रिम बधाई दें। और आपको यह बताऊं कि एक तरफ बांकीपुर की चर्चा हो रही है तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के दतिया के उपचुनाव में कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल कर ली। कांग्रेस ने प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह को उतारा था। बीजेपी के आशुतोष तिवारी को उन्होंने 6000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया है। इसे बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। हमारे सहयोगी अजय शर्मा इस वक्त दतिया से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, जरा बताइए इस जीत में कितना बड़ा फैक्टर नरोत्तम मिश्रा का है और कितना बड़ा फैक्टर बीजेपी से नाराजगी है? देखिए 100% फैक्टर नरोत्तम मिश्रा का है। दतिया की सियासत में नरोत्तम मिश्रा मतलब बीजेपी, बीजेपी मतलब नरोत्तम मिश्रा, ये अभी तक होता चला आया है पिछले कुछ अरसे से। और बहुत पावरफुल पॉलिटिशियन के तौर पर उनकी मध्य प्रदेश में पहचान है और ख़ास तौर में दतिया के बगैर कल्पना उनकी नहीं की जा सकती है।
बीजेपी ने इसका कैसे एनालिसिस किया ये बीजेपी के तमाम नेता और पदाधिकारी बेहतर तरीके से जानते हैं। स्टेट लीडरशिप चाहती थी नरोत्तम मिश्रा ही कैंडिडेट हों और यहाँ तक कि स्टेट लीडरशिप ने सिंगल नाम भेजा था नरोत्तम मिश्रा का, लेकिन पार्टी आलाकमान ने इस पूरे मामले में इंटरवीन करते हुए नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा। यहाँ तक कि नरोत्तम मिश्रा नॉमिनेशन फाइल अपना फॉर्म भी लेकर आ गए थे और ये तमाम कवायदों के बाद जिस तरीके से उनके समर्थकों की स्टेट जो डिस्ट्रिक्ट बॉडी थी बीजेपी की, उसने पूरे सारे लोगों ने रिजिग्नेशन फाइल कर दिए और उसके बाद सड़कों पर आ गए और हाईवेज को जाम कर दिया। उसके बाद पार्टी दफ्तर में आंसू गैस के गोले चले और फिर लाठीचार्ज हुआ। वो तमाम देश भर में सुर्खियां बना। उसके बाद से ये इलेक्शन जो था देश भर में सुर्खियां बन चुका था और सबकी इस पर निगाहें थी। नरोत्तम मिश्रा सार्वजनिक मंच से रो भी दिए थे दतिया को लेकर, लेकिन उन सब के बीच में जितने कार्यकर्ता थे वो उस मनोबल के साथ नहीं काम कर रहे थे जिस मनोबल के साथ आमतौर पर बीजेपी का कार्यकर्ता काम करता है। बूथ मैनेजमेंट से लेकर अलग अलग जगह जाकर जनसंपर्क करने से लेकर मतदाताओं को उनके घर से निकालकर पोलिंग बूथ तक ले जाने के लिए वोट डलवाने तक का जो काम बीजेपी का कार्यकर्ता करता है वो इस बार कहीं देखने को नहीं मिला। इसकी सबसे बड़ी वजह थी नरोत्तम मिश्रा कह तो जरूर रहे थे कि बीजेपी जीतेगी, बीजेपी को वोट करना है, लेकिन इंटरनल जो उनके जो कार्यकर्ता काम कर रहे थे, जो दूसरे नेता काम कर रहे थे, वो बीजेपी को नुकसान बिल्कुल अजय, आप मुझे लगता है आपने बहुत स्पष्टता से ये बात कह दी कि दतिया बीजेपी और बीजेपी दतिया है वहां पर, और शायद ये एक बहुत बड़ा, आपने तो 100% कहा, बहुत बड़ा कारण है बीजेपी के हार के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं एक बार वापस बांकीपुर की खबर पर जा रही हूं क्योंकि आज सबसे ज्यादा सुर्खियां जो बटोर रहे हैं वो यही शख्स है जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रशांत किशोर। उनकी पार्टी बिहार का चुनाव में खाता भी नहीं खोल पाई, लेकिन खुद जब वो चुनाव में उतरे हैं तो बीजेपी की परंपरागत सीट पर बीजेपी को हराते हुए नजर आ रहे हैं। किसी भी समय औपचारिक ऐलान उनकी जीत का हो जाएगा। सेलिब्रेशन और जश्न तो पहले ही शुरू हो गया, जिसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं। गले में हार डाले जा रहे हैं, वो अपने समर्थकों के साथ सड़कों पर निकल रहे हैं, लोगों को धन्यवाद कह रहे हैं, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और अब से थोड़ी देर पहले जो बयान उन्होंने दिया उसमें सीधा सीधा हमला भी बीजेपी के राज्य नेतृत्व पर कर रहे हैं, सीधे सम्राट चौधरी पर कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर की ये तस्वीरें हैं। प्रशांत किशोर आज बिहार में अपना पहला चुनाव लड़ने के बाद जीतते हुए नजर आ रहे हैं। ये सवाल हमने उनसे उस समय भी किया था जब वो बिहार में चुनाव लड़ रहे थे कि वो खुद क्यों नहीं उतर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जनसुराज यानी मैं हूं और जनसुराज चुनाव लड़ रही है। उस समय खाता नहीं खुला था, लेकिन उनके खुद उतरने से चुनाव में जो प्रभाव है वो आज सामने नजर आ रहा है। उन्होंने ये सीट जीत ली है। मुझे लगता है आधिकारिक जो ऐलान है उसका ही इंतजार हम कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि बांकीपुर सीट पर ये एक तरह का स्टेटमेंट है, ये एक तरह का एक सीधे सीधे अगर इसका निष्कर्ष और निचोड़ निकाला जाए तो बीजेपी के लिए झटका जरूर है। लेकिन प्रशांत किशोर की राजनीति यहां से कहां जा रही है ये भी बहुत बड़ा सवाल होगा। उनकी पत्नी क्या कह रही है इस जीत पर, जरा आपको सुनवा देती हूं। मैं पूरा बांकीपुर, आई थैंक द पीपल ऑफ बांकीपुर फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट। जय बिहार, जय बिहार। प्रशांत किशोर जी इतने दिन से स्ट्रगल कर रहे थे, आपको कभी लगा था कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? ऑफ कोर्स लगा था, इतनी मेहनत की है तो जीतना, और बांकीपुर का जनता जीता ही। पत्नी उनकी कह रही है कि बहुत मेहनत की है उन्होंने, तो उसके बाद अगर जीत मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। आप देखिए प्रशांत किशोर जिन्होंने बिहार के चुनाव में पार्टी को उतारा, जगह जगह जाके वो पार्टी के लिए स्टार प्रचारक रहे। उन्होंने कहा कि, और ये जब मैंने उनसे बात की थी तो उन्होंने खुद कहा था कि मैं अगर खुद चुनाव लड़ूंगा तो मैं एक सीट पर सीमित हो जाऊंगा, मुझे अपने अलग अलग उम्मीदवारों के लिए प्रचार करना है। तो वो चुनाव नहीं लड़े थे उस समय, लेकिन इस बार वो चुनाव लड़े हैं और इस सीट पे जीते हैं जो बीजेपी की सीट कही जाती है। विजय सिन्हा क्या कह रहे हैं जरा वो बता दूं आपको, बड़ी खबर आपको बता रही हूं। बांकीपुर पर बीजेपी की पहली प्रतिक्रिया विजय सिन्हा के जरिए ही आई। उन्होंने क्या कहा कि जनता का जनादेश हमें स्वीकार है, हम ईवीएम पर ठीकरा नहीं फोड़ते हैं, लोकतंत्र में हम विश्वास करते हैं और बीजेपी समीक्षा करेगी कि चूक कहां हुई है। तो जरा सुनिए विजय सिन्हा की प्रतिक्रिया। ये लोकतंत्र की भूमि है और जनता के जनादेश को भारतीय जनता पार्टी हमेशा सिरोधार्य की है। हम कभी भी ठीकरा चुनाव आयोग या ईवीएम पर नहीं फोड़ते हैं, ये विपक्ष के लोगों के तरह।
लोकतंत्र में हम विश्वास करते हैं, संवैधानिक संस्था का हम सम्मान करते हैं और जनता के जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। चूक कहाँ हो गई सर? क्यों चूक हो गई सर? पार्टी गहन समीक्षा करेगी। तो विजय सिन्हा बिहार में उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अभी सरकार में मंत्री हैं, और विजय सिन्हा कह रहे हैं कि हम समीक्षा करेंगे इस हार की, और इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ये सीट रही, परंपरागत रूप से बीजेपी की सीट मानी जाती रही है। क्या यहां पर वोट शिफ्ट हुआ है, और वो वोट जिसके लिए परंपरागत रूप से आप मानिए कि अगर बीजेपी ये सीट हार रही है तो आरजेडी की तरफ क्या वोटर गया? नहीं, वो वोटर सारा गया है पीके प्रशांत किशोर की तरफ, और प्रशांत किशोर इस सीट को जीतते हुए नजर आ रहे हैं। 28 राउंड की गिनती पूरी हो गई है, 19,419 वोटों से प्रशांत किशोर इस सीट पर आगे चल रहे हैं। तो प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव में तो खुद चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन इस उपचुनाव में वो उतरे। जब उन्होंने इसका ऐलान किया था तो बहुत लोगों ने उस पर हैरानी भी जताई कि पूरा चुनाव हो गया तब खुद वो नहीं उतरे, लेकिन इस उपचुनाव के लिए वो आ रहे हैं। लेकिन इस उपचुनाव के जरिए शायद जो वो संदेश देना चाह रहे थे, वो संदेश इस जीत के साथ वो दे पाएंगे, क्योंकि वो सीधे सीधे बीजेपी और आरजेडी दोनों को निशाने पर लिए हुए थे, और आज इस जीत के साथ क्या वो निशाना और प्रखर होता है? नीरज कुमार बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज जी, प्रशांत किशोर की जीत है, वहां सेलिब्रेशन हो रहा है, आप लोगों के घर में इस वक्त क्या मंथन है? इस जीत के क्या मायने आप लोगों के लिए? देखिए, हम लोग इससे सीखेंगे, हम लोग इसका गहन चिंतन करेंगे इस पर कि किस कारण से हम लोग हारे, इसका हम लोग चिंतन करेंगे। ठीक है, आज तो वह दिन नहीं है। आज प्रशांत किशोर को मैं शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। उनकी असली परीक्षा तो अब शुरू होगी जब वो विधायक बनकर के वहां के लोगों का काम करेंगे। तो वह काम कैसे करेंगे ये देखने वाली बात होगी। अकेले वो विधायक हैं, वो कैसे काम करते हैं। हाँ, लेकिन हम लोगों का जो विकास का काम बांकीपुर के लिए चल रहा था वो चलता रहेगा। जनता का आदेश है, हम स्वीकार करते हैं। हार को भी हम गले लगाते हैं, जीत को भी स्वीकार करते हैं। ये चुनावी रण है, चलता रहता है। लेकिन ये जो बड़ी बड़ी बातें ये लोग जो कर रहे हैं, इस उपचुनाव में यहाँ बोलेंगे तो आवाज दिल्ली तक जाएगी, पूरे बिहार में गूंजेगी, तो समझना पड़ेगा इनको। खुद राजनीतिक विश्लेषक ही रहे हैं, किसी भी उपचुनाव में कोई मुद्दा राज्य व्यापी अथवा देश व्यापी नहीं होता। यहाँ कोई लहर वाली बात ऐसी नहीं होती कि एक उपचुनाव से हमारा लहर बदल जाता है। बांकीपुर की प्रबुद्ध और समझदार जनता को भी मालूम था कि इस एक सीट से सरकार के सेहत पे असर नहीं पड़ने वाला है, फिर भी उन्होंने उसको मत किया है। तो हम इसको स्वीकार करते हैं। नीरज जी, एक सीट से सरकार की सेहत पर नहीं असर पड़ने वाला, इसलिए वोट ही मत दो बीजेपी को, ये सोचकर निकली जनता। बिल्कुल, एक एक वोट की कीमत है। और हमारी ये सीट कितना महत्वपूर्ण था कि हम लोग पूरी ताकत के साथ वहां लड़ रहे थे, लेकिन ये आरजेडी के साथ नहीं। तो आप जब पूरी ताकत के साथ लड़ रहे थे तो जनता ने ये नहीं देखा कि बीजेपी पूरी ताकत के साथ लड़ रही है, हमें भी उतरकर बीजेपी को जिताना है? अगर आप कह रहे हैं वो अभी भी आपके साथ है। लेकिन राजद वालों ने इनके साथ, प्रशांत किशोर के साथ एक गुप्त समझौता किया। विदेशी यादव पूरे चुनाव में गायब रहे समझौते के तहत, और अपना सारा वोट उनको ट्रांसफर होने दिया। अरे ये बड़ा इंटरेस्टिंग है नीरज जी। एक सेकंड, आप ये कह रहे हैं आरजेडी ने गुप्त समझौता किया बीजेपी के साथ, मीसा भारती कह रही है प्रशांत किशोर तो बीजेपी के ही आदमी है। तो ये सही है कि जब हार जाओ तो दूसरे व्यक्ति को दूसरे धड़े से जोड़ दो? नहीं, मीसा भारती बहुत हल्की बात कर रही है, बहुत कुहर बात कर रही है, उन्होंने पॉलिटिकल बात कर रही है। तो कोई पॉलिटिकल उसका मतलब तो आप भी तो वही कह रहे हैं, आपने भी तो वही समीकरण ड्रॉ किया कि आरजेडी और पीके की साठगांठ है, वो भी यही कह रही है बीजेपी और पीके की साठगांठ है। फर्क क्या है? भाई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट रही, ये लोग तो ये भी आरोप लगाते थे ना कि बीजेपी चुनाव आयोग का दुरुपयोग करती है, ईवीएम का दुरुपयोग करती है। अब बताए ना कहाँ हम दुरुपयोग करते हैं? तो बड़ा स्पष्ट प्रमाण हमारा है कि बड़ी निष्पक्षता से हम जनादेश का हम सम्मान करते हैं और स्वीकार करते हैं, और आज भी उसे हम स्वीकार कर रहे हैं। इसमें कहाँ इस तरह की बात है? वो लोग उनकी तरह बात उनकी तरह हम लोग नहीं करते। एक बात यहाँ और समझ लीजिए मैडम, क्या है कि उपचुनाव का क्या परिणाम होता है। एक बार 2020 में जब हमारी सरकार बनी थी प्रेसिडेंट मोहम्मद के साथ बिहार में ही, तो बोचहा का चुनाव हुआ था 2022 में। हम लोग बहुत भारी अंतर से वो चुनाव हार गए थे। हमारे प्रत्याशी 36,600 वोट से हार गए थे। विरोधियों ने नैरेटिव सेट करना शुरू किया कि अब सरकार के खिलाफ जन आक्रोश है, तो ऐसा है वैसा है। लेकिन वही जब 2025 में आम चुनाव हुआ तो जनता ने हमें झोली भर भर के वोट दिया, 202 सीट हमें दिया। तो इस एक उपचुनाव से का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि पूरे राज्य में इस तरह का कोई नैरेटिव है। सर देखिए, अभी तो आंकड़े धीरे धीरे आ रहे हैं, लेकिन जो अभी तक खबर आ रही है वो ये कि तकरीबन 50% वोट प्रशांत किशोर को मिला है इस सीट पर। तो आप इसे हल्के में लेकर या फिर सोचेंगे कि ये कोई संदेश या संकेत नहीं है,
तो मुझे लगता है कि वो अधूरा मंथन होगा नीरज जी। बिल्कुल, बीजेपी किसी भी बात को बिल्कुल हल्के में नहीं लेती। एक एक वोट को हम बहुत गंभीरता से लेते हैं। हाँ। एक एक वोट को, और इसका हम गहन चिंतन करेंगे। क्यों ऐसा हुआ, जनता में क्यों ऐसी हमसे नाराजगी हुई, कहाँ हमसे चूक हो गई, किस तरह से अपनी बातों को पहुंचाने में हम असफल रहे। ठीक है, मुझे लगता है वो मंथन जरूर होगा, क्योंकि जैसा आपने कहा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ये सीट रही है। मैं एक बार प्रभाकर जी के पास जा रही हूँ, ग्राउंड से लगातार वो रिपोर्ट कर रहे हैं। प्रभाकर, जरा ये बताइए कि कितने राउंड की वोटिंग हो गई है, अभी कितना इंतजार है आधिकारिक ऐलान के लिए कि प्रशांत किशोर ये सीट जीत गए? देखिए, प्रशांत किशोर ये सीट जीत चुके हैं, क्योंकि अभी जो है 19,000 से उन्होंने लीड लिया हुआ है, और जो वोटों की गिनती होनी बाकी है वो 10,000 की गिनती होनी बाकी है। तो अगर मान लें कि पूरा का पूरा 10,000 वोट भी जो है वो भाजपा को मिलता है, तभी भी वो जीते हुए हैं। तो प्रशांत किशोर जीत चुके हैं, इसमें कोई अब दो मत नहीं है। हालांकि आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, इसलिए हम ये अपने दर्शकों को आधिकारिक तौर पर नहीं बता रहे हैं, क्योंकि अमूमन हम इस तरह में चुनाव में जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं हो जाती है तब तक उसे हम दर्शकों को अपने टीवी स्क्रीन पर फ्लैश नहीं करते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर की ये जीत जो है ये बहुत बिहार की राजनीति में भूचाल लाएगा, बहुत बड़ी हलचल पैदा करेगा, क्योंकि न केवल ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है, बल्कि सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री बने हैं उनकी अध्यक्षता में ये पहला चुनाव था भाजपा के लिए। प्रशांत किशोर जो है वो डेब्यू किया उन्होंने इस जगह पे जो पिछले 30 सालों से भाजपा के पास था। बिहार का सबसे अर्बन मोस्ट सीट माना जाता था, सबसे सेफ सीट इसे भाजपा मानती थी। उस सीट पे अगर आके उसे हराता है प्रशांत किशोर, उन्हें हराते हैं, तो जाहिर तौर पे लोगों में आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है। किस बात को लेकर गुस्सा है, ये सारी चीज़ें जो है भाजपा के नेताओं को आत्ममंथन करनी पड़ेगी। इसे केवल एक उपचुनाव का परिणाम मान के अगर आप इसे ब्रश ऑफ करेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा, क्योंकि इतना तो जाहिर तौर पे अब जनता ने बता दिया है कि हम आपके कुछ फैसलों से खुश नहीं हैं या आपके कुछ विचारों से खुश नहीं हैं, जिस कारण से हमने इस तरह की वोटिंग दिखाई है बांकीपुर में। तो उसके बाद भाजपा के जो बड़े नेता हैं, मैं मानता हूं कि वो जाहिर तौर पे इस पे जो है अब वो आत्मचिंतन करेंगे, आत्ममंथन करेंगे और देखेंगे कि इस भाजपा की स्थिति को कैसे सुधार सकें। बिल्कुल, बीजेपी वही कर रही है, आत्ममंथन की बात कर रही है। ये भी एक संदेश देने की कोशिश कर रही है इस हार में कि हम देखिए ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। ये लोकतंत्र में जिस तरह से जो वर्डिक्ट आया है उसका हम सम्मान करते हैं। नीरज जी यहाँ बैठे हुए हैं। जो बात प्रभाकर ने कही मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, क्योंकि आधिकारिक ऐलान जब होता है, ये प्रभाकर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप मानकर चलिए प्रशांत किशोर इस सीट को जीत चुके हैं, लेकिन हम क्योंकि आधिकारिक ऐलान पर उस खबर की घोषणा करना चाहते हैं इसीलिए हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर, इसीलिए वो सेलिब्रेशन की तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, प्रशांत किशोर अपने समर्थकों के साथ सड़क पर जश्न मनाते हुए, क्योंकि ये एक संदेश है, ये जीत उनकी तरफ से एक संदेश है सत्तारूढ़ दल को भी, आरजेडी को भी। वो लगातार दोनों के खिलाफ बयानबाजी करते आए। जब उन्होंने बिहार का चुनाव लड़ा तो उन्होंने तेजस्वी यादव को भी निशाने पर लिया, उन्होंने वहां सम्राट चौधरी को भी निशाने पर लिया था। हालांकि तब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं थे, तब चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा गया। और एक बार फिर से अब इस जीत के बाद प्रशांत किशोर सम्राट चौधरी को टारगेट कर रहे हैं। देखिए नीरज जी, मैं आपके पास आऊं, थोड़ी देर पहले मैं शक्ति यादव का एक बयान सुन रही थी और शक्ति यादव ये कह रहे थे कि देखिए ये तो सारा का सारा बीजेपी का वोट है जो कि पीके को चला गया, हमारे वोट के ऊपर कोई असर नहीं हुआ है, हमारा वोटर तो वहीं हमारे साथ खड़ा है। देखिए, वो अपना फेस बचाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। पूरे बिहार की जनता को मालूम है कि आरजेडी का पूरा वोट ट्रांसफर हो गया पीके को। तेजस्वी यादव की पार्टी अब समाप्ति की ओर बढ़ चली है, आरजेडी समाप्ति की ओर बढ़ चली है। यह गुप्त समझौता उनको भारी पड़ गया। उन्होंने गुप्त समझौता तो किया था लेकिन भारी पड़ गया। 100% वोट का ट्रांसफर कर गया। उनके प्रत्याशी की जमानत भी नहीं बच पाई। एक महिला प्रत्याशी को उन्होंने टिकट भी दिया और उसे अकेले मैदान में छोड़ दिया। उसके साथ कोई नेता कार्यकर्ता भी नहीं लगे चुनाव प्रचार करने के लिए। तो तेजस्वी यादव अपने पिता की विरासत को संभाल नहीं पाए। अब आरजेडी के लोगों को भी सोचना चाहिए। आज उनकी बहन ने ट्वीट भी किया है, रोहिणी आचार्य ने, कि भाई पे कटाक्ष करते हुए कि भाई तुम मेहनत नहीं करते हो, काम नहीं करते हो, संघर्ष नहीं करते हो, लोगों के बीच में नहीं रहते हो।
और यह आरोप उन पर कोई हम लोग नहीं लगा रहे हैं। उनकी पार्टी के लोग बराबर किसी न किसी रूप में, उनकी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो, चाहे उनकी पार्टी के कोई नेता हो, इस तरह का आरोप उन पर लगाते रहते हैं। तो उनके लिए हमसे ज्यादा हमारी दुखदाई है ये, और उनके लिए सोचने का, जीने मरने का विषय अब आ गया है कि उनका सारा का सारा वोट बैंक भीतर भीतर हो गया, अपने वोट बैंक को बचा नहीं पाए, पिता की राजनीतिक विरासत को संभाल नहीं पाए, विदेश में छुट्टियां मनाने में वो रह गए, अपने दूसरे कामों में वो लगे रह गए, और पिता की विरासत को संभाल नहीं पाए, अय्याशियों में डूबे रह गए। उनकी वजह से तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन मुझे इसमें पता नहीं सच्चाई क्या है। तो शायद बिहार की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, और तो 120 रुपये लीटर के पानी से वो हाथ धोते हैं, क्या बिहार की राजनीति करेंगे। और प्रशांत किशोर को मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि आप आए, तो जनता से जुड़े मुद्दे को सरकार के पास पहुंचाएं, और सरकार हर संभव बाकी के लिए इससे पहले काम करती थी, उस काम में कहीं बाकी कोई जनता को कोताही देखने को नहीं मिलेगी। देखिए, सरकार से जुड़े मुद्दे वो जनता तक पहुंचाए, तो उन्होंने तो पहले आते ही, जीत का ऐलान नहीं हुआ, उन्होंने पहले ही संदेश आप तक पहुंचा दिया। वो कह रहे हैं कि आप बीजेपी को और यहाँ सत्ता में सरकार को एक चरित्रवान चेहरा चाहिए लीड करने के लिए, तो वो तो आप उनका संदेश सुनेंगे। होने का बड़ा आसान तरीका होता है कि अपने से बड़ों को गाली दो, क्योंकि इनको मीडिया अटेंशन चाहिए, तो मीडिया अटेंशन तो इनको मिलेगा नहीं। तो अपने से नरेंद्र मोदी जी को गाली दो, माननीय प्रधानमंत्री को गाली दो, माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को गाली, तभी तो मीडिया का अटेंशन मिलेगा। और इस बात को प्रशांत किशोर भली भांति जानते हैं कि मीडिया का अटेंशन कैसे लेना है। ये चुनाव किसी रेफरेंडम का चुनाव नहीं था, और इतने कम प्रतिशत वाले मतदान से यह निर्णय नहीं आप कर सकते कि जनता में। पर सर, यहाँ तो हमेशा ही कम प्रतिशत रहा है। अगर मैं पिछले चुनावों के भी आंकड़े देखूं तो यहाँ पर कौन सा बहुत ज्यादा प्रतिशत में वोटिंग के लिए जनता निकलती, 2020 की बात कर लूं, 25 की बात कर लूं, तो ये मुझे लगता है आपका आकलन सही नहीं है, क्योंकि बांकीपुर में वोट प्रतिशत हमेशा से कम रहा है, वोटिंग प्रतिशत। तो इसके इतर आपको इस जीत को देखना पड़ेगा, प्रशांत किशोर की जीत को, क्योंकि प्रशांत किशोर अगर जीत रहे हैं तो उससे बड़ा संदेश मुझे लगता है न सिर्फ पीके के लिए बल्कि बाकी पार्टियों के लिए भी छुपा है। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। बड़ी खबर आपको बताऊं, बांकीपुर विधानसभा सीट पर प्रशांत किशोर की बड़ी जीत लगभग तय नजर आ रही है। अब सिर्फ पीके की जीत का औपचारिक ऐलान बाकी है, अब सिर्फ एक राउंड की गिनती बाकी है, 30 राउंड की गिनती पूरी हो गई। पीके 18,951 वोटों से आगे है। बीजेपी के नीरज कुमार हार की ओर नजर आ रहे हैं, और नितिन नवीन की सीट पे इतनी बड़ी जीत, किला ध्वस्त किया है बीजेपी का आपने। किला किसी का नहीं होता है। 30 साल का किला 30 दिन भी नहीं लगा, और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि भाजपा ने चुनाव जीतने के बाद यहाँ पर एक अपराधी प्रवृत्ति के आदमी को, एक गलत चाल चरित्र के चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व दिया है। बिहार के लोगों को स्वीकार्य नहीं है। तो बड़ी खबर आपको बता रही हूं, प्रशांत किशोर अपना चुनाव जीत गए हैं। बांकीपुर की सीट से प्रशांत किशोर जीते हैं। जन सुराज पार्टी जो उन्होंने शुरू की, विधानसभा चुनावों में खाता नहीं खोल पाए, लेकिन जब खुद चुनाव में उतरे हैं तो इस बड़ी जीत के साथ प्रशांत किशोर ने दस्तक दी है। बांकीपुर की सीट 18,953 वोटों से जीती है, अपने नाम कर लिए प्रशांत किशोर ने। तो प्रशांत किशोर की यह बड़ी जीत है, और क्या यहां से बिहार की राजनीति में एक तीसरी ताकत का भी सूर्योदय हुआ है, यह सोचने का विषय है। अभी तक आरजेडी और बीजेपी के बीच जिस तरह से ये एक सरकारें रही, नीतीश कुमार और बीजेपी ने मिलकर सरकारें बनाई, फिर नीतीश कुमार और आरजेडी भी साथ रहे, लेकिन इन सब के बीच अब प्रशांत किशोर दोनों पर ही हमला करते रहे हैं, दोनों ही हमला करते रहे हैं। महेश, आप जो कह रहे हैं फिर से दोहराइएगा। मैं आपको ये बता दूं कि कैप्टन राजीव रंजन जो कि जनसुराज पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और इसी के साथ ऋषि मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ हैं। मैं जरा एक एक करके बताऊं, क्योंकि ये तस्वीरें बहुत महत्व रखती हैं। प्रशांत किशोर की बड़ी जीत, कैप्टन राजीव रंजन, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, प्रशांत किशोर सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। पीके की इस जीत का सबसे बड़ा संदेश आपको क्या लगता है, क्या है? नमस्कार, मेरी आवाज आपको आ रही होगी? जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। मेरी आवाज जी आ रही है, आपकी आवाज जी। हाँ, नहीं, सेलिब्रेशन तो बनता है नेचुरली, विक्ट्री के लिए तो सेलिब्रेट करना ही है,
और सेलिब्रेट इसलिए भी करना है क्योंकि बांकीपुर की जो प्रबुद्ध जनता, जो बिहार की जो सबसे प्रबुद्ध पॉपुलेशन है ना, वो बांकीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही है। उन लोगों ने एक बड़ा कड़ा निर्णय लिया, अगर आप उसको इस दृष्टिकोण से देखें, और कड़ा निर्णय लिया और एक नई राजनीतिक समझ के लिए, नए राजनीतिक दिशा के लिए बिहार ऊब गए थे। कई लोगों से मेरी बात हुई, मैं तो सिर्फ प्रवक्ता ही नहीं हूं, मैं अभी हम काउंटिंग स्टेशन से निकल के आ रहे हैं। आई वाज आल्सो काउंटिंग एजेंट। तो 30 राउंड का काउंटिंग अपने टेबल पे करके मैं निकल रहा था, तो रास्ते में मुझको पकड़ लिया गया कि भाई आप एनडीटीवी ज्वाइन कर कीजिए डिबेट। इसके पहले मैंने इलेक्शन में ग्राउंड लेवल पे काम किया, बहुत दिन से मैं प्रवक्ता का काम नहीं कर रहा था, तो मैंने तो होम टू होम, हाउस टू हाउस जाके कैंपेनिंग की, लोगों से बात किया, और कई तरह की चीजें फीडबैक मिली जो कि लोग ओपनली कई बार कैमरा पे नहीं बोलना चाहते हैं। आप समझ सकती हैं इस बात को कि जिस तरह की राजनीति बिहार में चल रही थी, और अभी खासकर अभी जो चल रही है, उसमें तो एक भय का भी माहौल था। तो लोगों को एक कुछ नया चाहिए था। ये मैं दिल से कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कि आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन। हम पॉलिटिशियन है भी नहीं, हम तो मर्चेंट नेवी में थे। 2 साल पहले जनसुराज ज्वाइन किया है, वो अभियान को ज्वाइन किया है मैंने, और ये मेरे लिए अभी भी एक अभियान ही है। तो ये जो जीत है ना, इस जीत को उस तरह से मत लीजिए कि जैसे एक विधायक जीत गया और हमारा एक एमएलए हो गया तो हमको कुछ वो टिपिकल पॉलिटिशियंस टेक नहीं है। ये देखिए कैप्टन साहब एक बात तो मैं कहूंगी, अब राजनीति में आपने दस्तक दी है, वो विधायिका का चुनाव जीत के आ रहे हैं। अब ये कहना कि हम राजनेता नहीं है या पॉलिटिशियन नहीं है, अब इस बात को पीछे छोड़ दीजिए। अब वो राजनेता तो तभी बन गए थे जब उन्होंने पार्टी बनाई और चुनाव लड़ा। अब लोग उन्हें उसी चश्मे से देखेंगे। ये आप भले ही कह लीजिए कि उस राजनीति में अगर लोगों को कुछ नया दिखेगा तो जनसुराज के और भी लोग बिहार विधानसभा में आगे चुनकर आ सकते हैं, क्योंकि अभी पीके एकमात्र अपनी पार्टी के विधायक होंगे, और वो अब विधानसभा में जाकर क्या करते हैं वो भी देखना होगा। मैं एक बार मैं जरा ऋषि जी के पास जा रही हूं, आप हमारे साथ बने रहिए। ऋषि जी, क्या लग रहा है आपको, ये जो पूरा एकदम से समीकरण बदल गया, ऐसा लग रहा है पीके ने पूरा खेल ही बदल दिया है बिहार का। अब एक सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाले प्रशांत किशोर पिछली बार खाता नहीं खोल पाए, अपनी सीट, इस सीट पर उन्होंने जीत दर्ज की है, जो कि बीजेपी की परंपरागत सीट थी। देखिए, बीजेपी को ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, खासकर बांकीपुर को लेकर। अब देखिए, तमाम इनके नेताओं का बयान देखिए, चाहे रविशंकर प्रसाद का हो, नितिन नवीन का हो, या तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, तो जब राजनीति में सुचरिता जी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है ना, तो इस प्रकार का झटका लगता है। वही बांकीपुर में हुआ है। आप देखिए, 30-35 दिन पहले ही प्रशांत किशोर डिक्लेयर करते हैं कि बांकीपुर से वो चुनाव लड़ेंगे, और उस सीट पे, जिस सीट पे पिछले बार आप 51,900 कुछ वोटों से चुनाव जीते थे, इतना बड़ा मार्जिन था जी। और प्रशांत किशोर का कोई सामाजिक आधार नहीं था। यदि आप 2025 विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखेंगे तो सिर्फ 7,000 वोट आए थे प्रशांत किशोर के उम्मीदवार को, जनसुराज के उम्मीदवार को सिर्फ 7,000 वोट आए थे। और आज जो करीब 19,000 से प्रशांत किशोर चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं, ये कहीं न कहीं बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। वो भी नहीं, पर क्या ये प्रशांत किशोर की अपनी व्यक्तिगत कमाई है कि उनके चुनाव में उतरने से चुनाव इस तरह से पलट गया? मैं उस पर भी आ रही हूं। जरा एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं कि पहले चुनाव जो 31 राउंड का था, सोमू हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप स्क्रीन पर उन्हें देख रहे हैं, वो बताया जा रहा है 32 राउंड का। इसकी और ज्यादा जानकारी जरा सोमू से ही लेते हैं। सोमू, बताइए जरा। बिल्कुल, ईवीएम काउंटिंग 31 राउंड की है, और उससे पहले ही हमने देखा है कि जो पोस्टल बैलेट की काउंटिंग है वो पहले होती है, तो जाहिर तौर पे अब एक तरह से तस्वीर पूरी साफ हो गई है, क्योंकि जब डीजी मिली शुरू हुई थी तभी करीब लग रहा था कि जो प्रशांत किशोर को सभी बुरे वोट हैं, उनको वोट मिल रहे थे। तभी भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं से हमारी बातचीत होती है, उन्होंने सबसे पर ये कहा था कि अब क्योंकि ये दिख रहा है कि सभी सामाजिक आधार में प्रशांत किशोर को वोट मिल रहे हैं, इसलिए हमारे पास कोई ब्लॉक ऐसा नहीं है जहां पर हम इतनी बड़ी मार्जिन जो है वो ला पाएंगे, जहां से हम चुनाव जीत सकते हैं। तो जाहिर तौर पे अब जो स्थिति बन चुकी है उसमें ये तो बहुत साफ है, और प्रशांत किशोर ही अंदर हैं, वो सर्टिफिकेट लेकर के थोड़ी देर में बाहर आएंगे, और भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ से जीती रही थी वो चुनाव हारी है, एक नया विधायक बाकी को मिल चुका है, बिल्कुल साफ है जी।
बिल्कुल, आपने जो बताया कि ईवीएम की जो काउंटिंग है वो 31 राउंड की थी, जैसा आप कह रहे हैं, और ये जो एक राउंड बाद में जुड़ा है सोमू, ये इसको लेकर थोड़ी सी चर्चाएं ज्यादा हो रही हैं, इसलिए मैं चाह रही हूं कि आप इस पर जरा स्पष्टता से बताएं। बिल्कुल, देखिए ये बहुत पहले से ही साफ किया गया था कि 31 राउंड की ही काउंटिंग होगी, लेकिन उसके क्योंकि ईवीएम के जो राउंड होते हैं उनकी गिनती साफ होती है और इसी आधार पे टेबल जो सेट होते हैं उसमें ये तय होता है कि किन बूथों की गिनती कहां पर होगी और इसी आधार पे राउंड तय होते हैं। तो अब जो आखिरी जो जहां पर काउंटिंग होनी है, जिन बूथों की काउंटिंग होनी है, वो कमोबेश ऐसे बूथ हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी डोमिनेट करती है। और वही हमने देखा कि 2 राउंड पहले जो मार्जिन प्रशांत किशोर का था वो थोड़ा सा जरूर घटा है, लेकिन ये तस्वीर अब बिल्कुल साफ है कि यहाँ से चुनाव के परिणाम पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। प्रशांत किशोर ये चुनाव जीत चुके, क्योंकि अब सबसे बड़ी बात ये है कि जितने मार्जिन है और जितने वोटों की काउंटिंग है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, यानी मार्जिन बहुत ज्यादा है और बहुत कम वोटों की काउंटिंग है, तो इससे कोई कंफ्यूजन नहीं है। जी सोमू, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं एक बार जरा बता दूं कि प्रशांत किशोर की जीत का एक तरह से औपचारिक ऐलान इसे समझिए। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर की सीट जीत ली है। इससे बहुत सारे संदेश एक साथ निकलते हैं, उनकी विवेचना और उनका मंथन बहुत जरूरी है। मैं एक बार जरा ये बात पूछूंगी, क्योंकि जो आपने ग्राउंड से देखा है प्रशांत किशोर की पॉपुलैरिटी हमने देखा, लेकिन वो 2025 में विधानसभा चुनाव के दौरान वोटों में और सीटों में तब्दील नहीं हो पाई थी ऋषि जी, लेकिन इस बार जब वो खुद उतरे हैं तो एक बड़ी जीत और ऐसी सीट पर जीत जिस पर बीजेपी का वोटर खुलकर बीजेपी के समर्थन में आता रहा। तो इस बार क्या हुआ? देखिए, जनरली आप देखेंगे बिहार में जितने भी उपचुनाव हुए हैं और ऐसे उपचुनाव में जब उम्मीदवार जो अपोजिशन के उम्मीदवार हैं उनका पर्सनालिटी जो है, जो विरोधी खेमा है, उनके तुलना में बड़ा पर्सनालिटी है। प्रशांत किशोर का पैन इंडिया मतलब एक अपना पहचान है, और वहीं बीजेपी ने जिस उम्मीदवार को जिस व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया था उसका अभियान बांकीपुर में ही पूरा उसको बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं पहचानते थे, हालांकि बूथ लेवल के अध्यक्ष थे। उम्मीदवारी को लेकर जिस प्रकार से बीजेपी ने स्टेप लिया वो भी एक मैं बड़ा फैक्टर मानता हूं जो नतीजे आए हैं। जिस प्रकार से सम्राट चौधरी सरकार के प्रति एक खास वर्गों में नाराजगी थी, आपने देखा होगा कि भरत तिवारी प्रकरण को लेकर एक खास समाज में खास नाराजगी थी। नीतीश कुमार को जिस प्रकार से रिप्लेस किया गया उससे मतलब कुर्मी समाज में एक खासे नाराजगी देखने को मिला। जब बांकीपुर में वोटिंग हुई है तो कुर्मी समाज, जो रिपोर्ट है हमारे पास, कुर्मी समाज ने बीजेपी उम्मीदवार को वोट नहीं किया। ये तमाम फैक्टर है। रविशंकर प्रसाद के बयान की हम कुत्ता बिल्ली किसी को उम्मीदवार बनाएंगे तो वो व्यक्ति चुनाव जीत जाएगा, क्योंकि हमारा गढ़ है। राजनीति में किसी का गढ़ नहीं होता, जनता का जिसको आशीर्वाद मिलता वही चुनाव जीतते हैं। तो मैं आपके सवाल से मैं सहमत हूं। पर्सनालिटी का भी एक बड़ा फैक्टर था। प्रशांत किशोर के सामने में जो बीजेपी के उम्मीदवार थे कहीं टिक नहीं रहे थे। लोगों में भी ये देखिए, ये बात भी खुलकर सामने आ गई है ऋषि जी कि कोई भी सीट अगर कोई पार्टी मानकर चले कि ये हमारी परंपरागत सीट है तो वहां समीकरण कभी भी बदल सकते हैं। चुनाव में और राजनीति में कुछ पता नहीं चलता है, ये कम से कम इस सीट से बांकीपुर से पता चल रहा है। और जब वहां पर प्रशांत किशोर उतरे, बहुत से लोगों ने सोचा कि जब चुनाव में कुछ नहीं कर पाए तो इस बायपोल में वो क्या ही कर लेंगे, क्योंकि सरकार भी वहां बीजेपी की है और नीतीश कुमार जेडीयू की है, ऐसे में वो क्या कर लेंगे। लेकिन उन्होंने एक बड़ी जीत दर्ज की है और ऐसी जीत दर्ज की है जो इस वक्त राजनीतिक गलियारों में सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट बन गई है। इस पर सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। बहरहाल ये बड़ी खबर है, इस पर हम लगातार बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और कवरेज जारी रहेगी।